नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए हैं 12 सितंबर 2025 की कुछ ताज़ा सुर्खियां और हाँ, एक संबंधित नोट भी है। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो अहम जानकारी है और जो गहरे मायने छिपे हैं उनको जरा कुरेद कर समझें। तो आज की घटनाओं में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी संवैधानिक नियुक्ति हुई है। फिर तकनीक के जरिए अपनी संस्कृति को सहेजने की एक कोशिश है। हाँ, वो भी है। राज्य स्तर पर भी एक डिजिटल पहल दिख रही है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी भी एक खबर है जी, और एक सामाजिक पहल। मतलब काफी कुछ है आज जानने को। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, भारत के नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से। हाँ, तो स्रोत बता रहे हैं कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति ने आज यानी 12 सितंबर 2025 को शपथ ले ली है। जी हाँ। ये समारोह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुआ और हमारे पास जो नोट है उससे नाम भी साफ है, सीपी राधाकृष्णन। ये तो एक बड़ी नियुक्ति हुई ना। निश्चित रूप से। देखिए, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है। उपराष्ट्रपति का पद तो देश के पदानुक्रम में दूसरा सबसे ऊंचा पद है और वो, जैसा आप जानते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अच्छा, आपने ये कहा पदेन सभापति, क्या हम इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझ सकते हैं? मतलब इसका ठीक-ठीक मतलब क्या हुआ? जरूर जरूर। देखिए, पदेन सभापति या अंग्रेजी में जिसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है वो अपने पद के कारण ही स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति का पद भी संभाल लेता है। अच्छा। इसके लिए कोई अलग से चुनाव या नियुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। बस उपराष्ट्रपति होना ही उन्हें राज्यसभा का सभापति बना देता है। अच्छा, यानी ये भूमिका उनके पद के साथ ही जुड़ी हुई है। पर आजकल की जो राजनीति है उसे देखते हुए क्या इस पद का व्यावहारिक महत्व सिर्फ मतलब सांकेतिक है या राज्यसभा के संचालन में इनकी वाकई कोई अहम भूमिका होती है? नहीं नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। भूमिका सिर्फ सांकेतिक बिल्कुल नहीं है। देखिए, राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद वो हमारे विधायी ढांचे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ। और सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति सदन की कार्यवाही का पूरा संचालन करते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं। हाँ। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब किसी बिल पर वोटिंग हो रही हो और पक्ष विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाए, हाँ, टाई हो जाए, बिल्कुल, तब हाँ। सभापति का वोट निर्णायक हो सकता है, कास्टिंग वोट जिसे कहते हैं। हाँ। इसके अलावा जिस तरह से वो सदन चलाते हैं उससे संसदीय बहस की जो गुणवत्ता है, उसकी दिशा है, उस पर भी काफी असर पड़ता है। तो हाँ, ये पद काफी प्रभावशाली है। समझ गई। तो मतलब सीपी राधाकृष्णन का इस पद पर आना सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जो विधायी कामकाज होगा उस पर भी इसका असर हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। आरितम नाम का एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। सुनने में तो ये काफी महत्वाकांक्षी लग रहा है, खासकर इसका उद्देश्य जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनका डिजिटलीकरण करना। हाँ, और ये पहल वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो हजारों साल पुरानी है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं पांडुलिपियों में दर्ज है, कभी भोजपत्रों पर, कभी ताड़पत्रों पर या कागज पर। सही। लेकिन ये चीजें समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं और फिर हर किसी की इन तक पहुंच भी नहीं होती। तो डिजिटलीकरण से क्या हो रहा है कि हम इस ज्ञान को ना सिर्फ भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि इसे दुनिया भर के जो शोधकर्ता हैं या जो आम लोग भी हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए सुलभ भी बना रहे हैं, एक्सेस बढ़ा रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। पर क्या इस तरह के प्रयास दुनिया में और भी कहीं हो रहे हैं? मतलब दूसरे देश भी कर रहे हैं ऐसा कुछ? और क्या ज्ञान भारतम में कुछ ऐसा खास है, जैसे कि किसी खास तरह की पांडुलिपियों पर फोकस हो? बिल्कुल। देखिए, दुनिया भर में कई देशों ने और कई संस्थाओं ने अपनी पांडुलिपियों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल किया है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज्ञान भारतम की जो विशिष्टता है वो शायद इसके पैमाने में है और भारतीय संदर्भ में जो ज्ञान की विविधता है उसमें है। अच्छा। आप सोचिए, इन पांडुलिपियों में आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, वास्तुशिल्प, न जाने कितने विषयों पर कितना कुछ लिखा हो सकता है। हाँ, सही बात है। तो ये पोर्टल उस पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने का एक जरिया बन सकता है जो शायद आधुनिक ज्ञान प्रणालियों में उतना उजागर नहीं हुआ है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आप सोचिए, पुरानी लिपियों को पढ़ना, अलग अलग भाषाओं का अनुवाद करना। हाँ, वो तो होगा ही, पूर्ण है, उतना ही मुश्किल भी लगता है। यानी टेक्नोलॉजी यहाँ एक तरह से इतिहास को बचाने और उसे नए सिरे से समझने में मदद कर रही है। बिल्कुल। और तकनीक के इसी इस्तेमाल का एक और उदाहरण हमें पश्चिम बंगाल से मिल रहा है। वहाँ की सरकार ने बिस्वा बंगला शरद सम्मान पोर्टल शुरू किया है।
सुनने में आया है कि इसके जरिए 12 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। हाँ, ये दिखाता है कि डिजिटल गवर्नेंस अब सिर्फ प्रशासनिक कामों तक ही सीमित नहीं रह गया है। राज्य सरकारें भी अब संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए और सम्मान कार्यक्रमों को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही हैं। बिस्व बंगला शरद सम्मान जो है वो दुर्गा पूजा के दौरान श्रेष्ठ पंडालों, मूर्तियों और कलाकृतियों को दिया जाने वाला एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है पश्चिम बंगाल में। तो अब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना, उनका मूल्यांकन करना, ये सारी प्रक्रिया शायद आसान हो जाएगी। हाँ। इससे ज्यादा लोग हिस्सा ले पाएंगे और शायद चयन प्रक्रिया में भी निष्पक्षता बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इससे एक नई तरह की चुनौती भी पैदा हो सकती है? जैसे मान लीजिए कोई छोटे कम संसाधनों वाले पूजा आयोजक है। हाँ, ये हो सकता है। तो क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके लिए प्रतिस्पर्धा को और मुश्किल बना देगा? हो सकता है वो उतने तकनीकी रूप से दक्ष ना हो, या उनके पास अपनी कलाकृति को ऑनलाइन दिखाने के उतने अच्छे साधन ना हो। ये एक बहुत ही वैध चिंता है। देखिए, तकनीक जहां अवसर पैदा करती है, वहीं वो डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल विभाजन को गहरा भी कर सकती है। सही। तो यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि पोर्टल का डिजाइन समावेशी हो, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला हो, इस्तेमाल में आसान हो, और शायद उन आयोजकों के लिए किसी तरह की सहायता का कोई तंत्र भी हो जिन्हें तकनीकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। पारदर्शिता तो जरूरी है, लेकिन ये भी देखना होगा कि तकनीक कहीं कला की जो आत्मा है या जो स्थानीय समुदायों की भागीदारी है उसको पीछे ना छोड़ दे। ये संतुलन साधना बहुत अहम होगा। बिल्कुल, तकनीक का लाभ सबको मिलना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे तकनीक, संस्कृति और प्रशासन दोनों में अपनी भूमिका निभा रही है। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर चलते हैं। जी। लुधियाना से खबर है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP पोर्टल वो फिर से खोल दिया गया है। अच्छा। और खबर ये भी है कि इस पर 34 आवेदन स्वीकृत भी हो गए हैं। PMEGP का नाम तो मैंने सुना है, पर ये असल में काम कैसे करता है? प्रोग्राम। हाँ। ये मूल रूप से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। अच्छा, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, खासतौर पर जो गैर कृषि क्षेत्र हैं, वहां पर नए सूक्ष्म उद्यम मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। इसमें होता क्या है कि बैंक लोन पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है, जिससे जो नए उद्यमी हैं उन पर आर्थिक बोझ कम हो जाता है। तो लुधियाना जैसे औद्योगिक शहर में इस पोर्टल का फिर से खुलना और आवेदनों का स्वीकृत होना ये दिखाता है कि सरकार छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। ये तो अच्छी बात है, खासकर लुधियाना जैसे औद्योगिक केंद्र के लिए तो ये जरूरी भी है। लेकिन अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि छोटे उद्यमियों के लिए सिर्फ लोन मिल जाना ही काफी नहीं होता। सही बात है। उन्हें बिजनेस चलाने में, बाजार ढूंढने में, नियमों को समझने में भी कई तरह की मुश्किलें आती हैं। तो क्या PMEGP या ये पोर्टल इन चीजों में भी कोई मदद करता है? देखिए, पोर्टल का मुख्य काम तो आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है। PMEGP योजना में वैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण माने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग का भी प्रावधान है, जो कुछ हद तक मदद कर सकता है। अच्छा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सिर्फ लोन काफी नहीं है। जो नए उद्यमी हैं उन्हें मेंटरशिप की जरूरत होती है, बाजार से जुड़ाव की जरूरत होती है, तकनीकी सहायता चाहिए होती है और एक पूरा सहायक इकोसिस्टम चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल। PMEGP इस दिशा में एक कदम जरूर है, लेकिन वास्तविक सफलता के लिए इन व्यापक चुनौतियों का समाधान भी उतना ही जरूरी है। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो 34 आवेदन स्वीकृत हुए हैं वो किस तरह के उद्यम हैं और उन्हें आगे बढ़ने में किस तरह की और सहायता मिल पाती है। हाँ, मतलब शुरुआत तो हुई है, पर मंजिल अभी दूर है, ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसी पहल पर बात करते हैं जो सामाजिक नजरिए से मुझे लगता है काफी अहम है। हालांकि ये घटना 10 सितंबर की है, पर हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रिटर्निंग मदर्स डे मनाया गया। जी हाँ। ये उन महिलाओं के लिए है जो मां बनने या परिवार की देखभाल के लिए करियर से ब्रेक लेती हैं और फिर काम पर वापस लौटना चाहती हैं। जी हाँ, और ये पहल वी पावर है, मतलब वुमेन इन पावर सेक्टर नेटवर्क इन साउथ एशिया। IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी पेशेवर संस्थाओं में से एक मानी जाती है। हाँ। और आई एक्सप्लोर फाउंडेशन जैसे संगठनों ने मिलकर शुरू की है, और ये वाकई एक बहुत जरूरी मुद्दे पर ध्यान खींचती है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को मां बनने के बाद जब वो करियर में वापसी करना चाहती हैं तो उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। कभी स्किल्स में गैप आ जाता है,
कभी आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो कभी-कभी कार्यस्थल का माहौल ही उतना सहयोगी नहीं होता। बिल्कुल, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। मुझे लगता है ये तो एक वैश्विक चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन मनाने से जमीनी हकीकत में कोई फर्क पड़ेगा? मतलब वो कौन सी ठोस चुनौतियां हैं जिनका सामना ये महिलाएं करती हैं, और क्या इस तरह की पहल उन चुनौतियों का समाधान करने में वाकई मददगार हो सकती हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, सिर्फ एक दिन मनाने से तो सब कुछ नहीं बदल जाएगा, ये तो साफ है। लेकिन ये जागरूकता बढ़ाने और एक संवाद शुरू करने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है। और ठोस चुनौतियों की बात करें तो उनमें सबसे प्रमुख हैं कार्यस्थलों में लचीलेपन की कमी, फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, सस्ती और अच्छी चाइल्ड केयर सुविधाओं का अभाव, दोबारा काम शुरू करते समय होने वाला एक तरह का पूर्वाग्रह या जिसे मदरहुड पेनल्टी भी कहते हैं, और फिर अपडेटेड स्किल्स की जरूरत हैं, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हों, रिमोट वर्क के विकल्प हों या फिर रिटर्नशिप प्रोग्राम्स हों जो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो ब्रेक के बाद वापस आ रही हैं। रिटर्नशिप, ये अच्छा शब्द है। हाँ, और साथ ही ये उन महिलाओं को एक नेटवर्क और आत्मविश्वास भी दे सकता है जो समान अनुभवों से गुजर रही हैं। उन्हें लगता है कि वो अकेली नहीं है। यानी ये पहल एक तरह की शुरुआत है जो कंपनियों को, समाज को और खुद महिलाओं को भी इस मुद्दे पर सोचने और कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल नहीं है, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर इतनी अनुभवी महिलाएं कार्यबल से बाहर रह जाती हैं तो ये प्रतिभा का कितना बड़ा नुकसान है। बिल्कुल सही कहा। जब कार्यबल में विविधता होती है, खासकर लैंगिक विविधता, तो उसका सकारात्मक असर इनोवेशन पर और उत्पादकता पर भी पड़ता है। ऐसा कई स्टडीज में देखा गया है। तो रिटर्निंग मदर्स डे जैसी पहलें कार्यस्थलों को अधिक समावेशी और कह सकते हैं मानवीय बनाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। ये याद दिलाता है कि करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना संभव होना चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने कई अलग अलग पहलुओं पर नजर डाली। सीपी राधाकृष्णन के रूप में देश को नए उपराष्ट्रपति मिले जो संवैधानिक प्रक्रिया की निरंतरता को दिखाता है। ज्ञान भारतम पोर्टल के जरिए हमने देखा कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम हो रहा है। जी। पश्चिम बंगाल के बिस्व बंगला शरद सम्मान पोर्टल ने दिखाया कि कैसे राज्य स्तर पर भी संस्कृति के लिए डिजिटल मंच तैयार हो रहे हैं। लुधियाना में पीएमईजीपी पोर्टल का फिर खुलना वो अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और रोजगार पैदा करने की कोशिशों की ओर इशारा करता है। सही। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय रिटर्निंग मदर्स डे ने कार्यबल में महिलाओं की वापसी और समावेशिता जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर ध्यान खींचा। बिल्कुल। ये सब अलग अलग घटनाक्रम है, पर क्या इनमें कोई एक साझा सूत्र, कोई कॉमन थ्रेड दिखता है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी कहीं ना कहीं बदलाव और अनुकूलन, मतलब एडेप्टेशन की कहानी कह रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक पदों पर हो या तकनीक के इस्तेमाल में हो या अर्थव्यवस्था में या फिर सामाजिक सोच में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक साझा सूत्र निश्चित रूप से बदलाव और विकास का तो है ही, और दिलचस्प बात यह है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ हम अपनी हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों को सहेजने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ डिजिटल पोर्टल और एआई जैसी तकनीकों को अपना रहे हैं। साथ ही ये भी दिख रहा है कि ध्यान केवल बड़े ढांचागत बदलावों पर ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समुदाय स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर भी है, जैसे कि छोटे उद्यमी हों या काम पर लौटने वाली माताएं। ये एक समग्र दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच की ओर इशारा करता है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये हो सकता है कि ये जो विभिन्न पहलें हैं, तकनीकी, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? अच्छा सवाल है। उदाहरण के लिए, क्या ज्ञान भारतम पोर्टल से जो ज्ञान निकलेगा उसका उपयोग पीएमईजीपी के तहत शुरू हो रहे किसी पारंपरिक कला आधारित उद्यम में हो सकता है? या फिर क्या रिटर्निंग मदर्स के लिए अधिक सहायक माहौल बनाने से देश की आर्थिक वृद्धि पर कोई मापने योग्य मेजरेबल प्रभाव पड़ेगा? इन अलग अलग दिखने वाले धागों को अगर हम जोड़कर देखें तो भविष्य की कैसी तस्वीर उभरती है, ये सोचना शायद हमें इन घटनाओं के और गहरे अर्थों को समझने में मदद करेगा।